Hello everyone and welcome to this amazing session of RTS classes. Today we are going to study about transportation in animals, which is a topic under the unit life processes. So let's get started without wasting any time. When we talk about transportation, how does this transportation takes place? This transportation takes place through the circulatory system. Circulatory system. What is circulatory system? What is it composed of? There are certain questions which arise in our mind. So let's answer these questions. Now the circulatory system comprises of three components. What are these three components? These three components are: number one, the blood. Blood contains many substances which are transported from one body part to the another. Blood connects, or indirectly we can say that blood connects one body part with the other. Second, heart. Heart, the pumping organ, which pumps the blood from one organ to the other. It's the main stream through which the blood flows. And component number three, the blood vessels. These are the vessels which कैरी द ब्लड. अब ब्लड को पंप कर दिया, ब्लड सब्सटेंसेस भी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो किसी चीज़ के ज़रिए तो लेके जाएगा उसे, तो ये काम करेगी अब हमारी ब्लड वेसल्स. सो अब ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों कंपोनेंट्स साथ में मिलके बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये तीनों मिल के फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सो मूविंग ऑन फर्दर, we'll first talk about the blood. What is blood? Blood is a fluid connective tissue. It's a kind of tissue which has fluidity. Now this fluid, what does this fluid consist of? इसके पास भी तो कुछ important elements है यार. इतनी सारी चीज़ें ये इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये चीज़ें हैं क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें. अब तो इसकी दो मेन कंपोनेंट्स है जो ये ट्रांसफ़र करता है. पहला आता है प्लाज्मा एंड सेकेंड है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. अब प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा जो है वो 55% ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट करता है, 55%, और रिमेनिंग 45% जो ब्लड फॉर्म होता है वो होता है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स से. तो अब पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में. प्लाज्मा, इट मेनली फॉर्म्स द फ्लूइड पार्ट. इट्स अ येलोइश स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड. इट्स मेनली द फ्लूइड पार्ट, एंड इसके फ्लूइड का जो 90 to 92% है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर. और जो रिमेनिंग जो बचता है हमारे पास 6 to 8%, वो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स. अभी प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर भी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि फाइब्रोनोजेन, एल्बुमिन्स, बट वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपकी अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वो आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इन डिटेल डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं. सो अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की. फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, 45% ऑफ ब्लड. अब इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आता है? अब इस फ्लूइड में हमें क्या मिलते हैं? प्लाज्मा तो फ्लूइड हो गया. इन फ्लूइड्स के अंदर हमें मिलते हैं सेल्स, और वो सेल्स कौन से होते हैं? हमारे होते हैं RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स. यही जो है, ये सेल्स, यही है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स. इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल ले लो शुगर सॉल्यूशन का. देखा है ना, पानी होता है, और जो पानी होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है हमारे पास, और उसके अंदर हम शुगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक डालते हैं. ऐसा तो नहीं है दोनों बराबर डालते हैं, नहीं. कभी भी पानी हमारे पास ज़्यादा होता है, उसके अंदर शुगर होती है, फिर शुगर ही नहीं कोई और भी चीज़ होगी तो पानी ज़्यादा होता है ना. बिल्कुल ऐसा ही ब्लड के साथ है. प्लाज्मा जो है वो मीडियम है इन सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का. अब वो फ्लूइड है तो वो बह के जाए ताकि ईजी फ्लो हो, वो प्लाज्मा के ज़रिए होता है, क्योंकि इट्स 90 to 90% वाटर. इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स के लिए ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कि ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में. सबसे पहले कौन से आते हैं हमारे? RBCs, रेड ब्लड सेल्स. वेरी वेरी कॉमन, जिसे मतलब कि हर किसी को ही पता है इनके बारे में. अब हमने जैसे पढ़ा
कि जो प्लाज्मा होता है उसका कलर होता है येलो, स्ट्रॉ कलर, बट ये आरबीसी जो होते हैं रेड कलर होते हैं, एंड यही रेड कलर प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्लड को। सो मोस्ट अबंडेंट, मैक्सिमम क्वांटिटी में आपको हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स मिलने वाले हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन जो है वो इन्हीं रेड ब्लड सेल्स पे में मिलता है। ये रेड ब्लड सेल्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है, वो इन्हीं ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है ये, और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी लंग्स तक पहुंचाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। थर्ड थिंग विच इज़ टू बी नोटेड इज कि इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 120 डेज का होता है। आफ्टर 120 डेज दे डाई। कहाँ फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में। सिंपल। अभी सिर्फ इतना ही याद करेंगे हम जितना हमें चाहिए। और अभी हमने पढ़ा कि सिर्फ 120 डेज तक जिंदा रहते हैं, तो उसके बाद कहाँ जाते हैं भाई? कहाँ जाएंगे उसके बाद? तो उसके बाद ये पहुंच जाते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नाउ व्हाट इज दिस ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? स्प्लीन जो होता है, यहाँ पर जितने भी डेड आरबीसीज होते हैं ये आकर इकट्ठा होते रहते हैं। 120 डेज के बाद स्प्लीन के पास पहुंच जाएंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, एंड फ्रॉम देयर दे आर रिमूव थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि अभी हम इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स वो है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ as the name suggests, they do not provide red color to the blood. They don't have any fixed shape. इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे रेड ब्लड सेल्स की एक फिक्स शेप है, वो बाइकॉनकेव होते हैं इन नेचर। वो बाइकॉनकेव होते हैं क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन होता है, तो वो हीमोग्लोबिन को कहीं तो बिठाएंगे, तो इसीलिए उनके पास बाइकॉनकेव शेप होती है। बट वाइट ब्लड सेल्स का ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी कोई शेप नहीं है। अमीबा होता है ना, जैसे अमीबा की रेगुलर शेप होती है, ऐसे ही बिल्कुल इसकी शेप होती है। कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है इसके लिए। इनको हम सोल्जर ऑफ बॉडी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई सोल्जर ऑफ बॉडी? क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन से, डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, कैसे करते हैं प्रोटेक्ट? इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे देती हूँ आपको। अभी मैंने बताया कि जो WBCs होते हैं इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो WBCs होते हैं ना, ये जैसे इनको कोई वायरस दिखता है, एंटीजन दिखता है कि होता है, इनको फील होता है, तो क्या करते हैं? फटाफट से स्क्वीज आउट कर लेते हैं ब्लड वेसल्स में से। इनको वो नहीं होता, ये ना ऐसे बिल्कुल स्क्वीज आउट कर जाएंगे ब्लड वेसल में से, ऐसी शेप बना के। स्क्वीज आउट मतलब कि जैसे आप देखा होगा कभी चाय बनाते तो छाननी में से छानते हैं हम उसे, तो वैसे ही बिल्कुल होता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही छलनी में से जैसे नहीं निकल जाती कोई चीज़, बिल्कुल वैसे ही ये स्क्वीज आउट करके निकल जाएंगे। और ये वहाँ जाएंगे दौड़े दौड़े वहाँ पर उस एंटीजन के पास, उसे इनगल्फ कर लेंगे मतलब उसे खा जाएंगे। दैट्स वाई दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। जैसे अमीबा अपना एक सूडोपोडिया बना लेता है अपने फूड वैक्यूल के अराउंड, व्हेन इट हैज़ टू इनगल्फ करता है ना अमीबा, वो अपना एक सूडोपोडिया बना लेता है। सेम वे में हमारे वाइट ब्लड सेल्स करते हैं, ये उस एंटीजन को, उस वायरस को इनगल्फ कर लेते हैं। दैट्स वाई दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। अमीबा से बहुत ज़्यादा इनकी फंक्शनिंग रिलेटेड है। ओके, सो अभी इतना ही WBCs के बारे में। मेनली इतना याद रखना है कि दे फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस। थर्ड, कमिंग अप टू प्लेटलेट्स। या प्लेटलेट्स जो है ना, सबसे सिंपल है, एक पॉइंट याद करना है इनके बारे में कि दे हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जब भी हमें कोई चोट लगती है, कट लग जाता है, ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पे दौड़े दौड़े भाग जाएंगे, ये दौड़े दौड़े पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आके एक वेब फॉर्म कर लेंगे प्लेटलेट्स, और एक के ऊपर एक, और वहाँ से फिर ब्लड जो है, ब्लड लॉस बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। अभी बेसिकली हमें इनके बारे में इतना ही पढ़ना है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है, 90 to 92% वाटर होता है,
ओके। एंड उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसके अंदर 3 आते हैं, WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। ये तो हमारा कॉम्पोजिशन हो गया अभी ब्लड का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ ब्लड। नाउ दिस ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन अभी मैंने बताया था कि जो हमारे ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं RBCs होते हैं। उन RBCs के पास हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। दे कैरी द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। दिस हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन डिफरेंट सेल तक रीच करता है, वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करता है। In the same way, it carries carbon dioxide from the tissues to the lungs as carbaminohemoglobin. अच्छा, अब इन्होंने वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचा दिया, बट इन टर्न सेल्स को भी तो इन्हें कुछ देना है, टिश्यूज़ को क्या देना है, उन्होंने भी तो रेस्पायर किया है। क्या देंगे वो अब इन्हें वापस? वो इन्हें वापस देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वहाँ से फिर से हीमोग्लोबिन क्या किसके साथ कंबाइन करेगा? अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और ये जाएगा लंग्स के पास। वहाँ पे उस ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी, फिर से ये वही काम करेगा, फिर ये वहाँ से ऑक्सीजन लेके जाएगा सेल्स के पास और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका फंक्शन है ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। इट ट्रांसफर्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कमिंग टू द थर्ड फंक्शन, इट कैरीज डाइजेस्टेड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में दैट स्मॉल इंटेस्टाइन हैज स्मॉल माइक्रो प्रोजेक्शंस, वेरी स्मॉल टाइनी माइक्रो प्रोजेक्शन नोन एज विलाई। नाउ दीज विलाई आर हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, है ना। इन माइक्रोविलाइज के पास बहुत ही इंटेंस नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड होता है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई ऑब्जॉर्व करती है और फिर वो जो विलाई ऑब्जॉर्व करती है उस ब्लड को, वो उसे ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र कर देती है और फिर वहाँ से वो जो फूड होता है, ग्लूकोज, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है, वो सब हमारे पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स के पास उनकी एनर्जी पहुँचती है, डिफरेंट सेल्स, बिकॉज एवरी सेल रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। खाना नहीं मिलेगा तो कैसे बात बनेगी यार, एनर्जी नहीं होगी तो बताओ, एनर्जी चाहिए ना हमें, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये फिर से ब्लड ही करता है काम। डाइजेशन तो हो गया, लेकिन अब इसे पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम फिर से हमने ब्लड को दे दिया। अब ब्लड एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है, वो क्या है? हॉर्मोन्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम जानते हैं, बट फिर भी आई विल ब्रीफ यू अबाउट इट। Endocrine glands are the glands which secrete certain hormones in certain quantity required by our body. अब क्या होता है, जैसे कि हमारा कौन से एग्जांपल है, ओके, लिवर होता है। लिवर का क्या है, उसके पास डक्ट होती है। लिवर ने कोई बाइल जो सिक्रीट किया तो वो बाइल डक्ट के थ्रू आ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, आ गया। बट अगर हम इसी तरह बात करें हमारे हाइपोथैलेमस की, तो क्या वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन देने आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस हाइपोथैलेमस से और हमारे इससे लिवर तक तो कोई डक्ट कनेक्टेड नहीं है। ऐसा कुछ है, सुना है? नहीं ना। तो अब क्या करें? बट हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट करता है विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये फिर से हमने ड्यूटी ब्लड को दे दी कि ब्लड कि भाई जाओ, तुम लेके जाओ, ये हार्मोन मैंने सिक्रीट किया है, अब तुम इसे टारगेट साइट तक ले जाओ। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो ड्यूटी फिर से ब्लड की है कि वो उसे टारगेट साइट तक लेके जाए। टारगेट साइट माने जहाँ पर उसकी नीड है, जहाँ पर हमें उस हार्मोन की ज़रूरत है, वो वहाँ पर ब्लड उस हार्मोन को पहुँचाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट तो सभी सिक्रीट करते हैं, सारे सेल्स रिस्पायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड लेके जाता है लंग्स के पास, ऑक्सीजनेशन होती है। ऐसे ही जो लिवर होता है वो यूरिया सिक्रीट करता है, और ये जो ब्लड होता है ये यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसे लेके जाता है किडनी के पास। क्योंकि किडनी एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है, इट्स पार्ट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है और आगे का एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं। तो ये यूरिया लेके जाता है लिवर से किडनी के पास for excretion through the urine. Now next important function is
प्रोटेक्ट्स अ बॉडी फ्रॉम डिसीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ WBCs. ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको. WBCs नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. एंड लास्ट पॉइंट, इट्स ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डज दिस ब्लड मेंटेन्स अ बॉडी टेम्परेचर? दिस इज अ क्वेश्चन जो कि राइज होता है. कैसे हो सकता है कि ब्लड फ्लो करता है तो वो बॉडी टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रखता है यार? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो इसका आंसर ये है गाइस, ये देखो, जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो हमारी बॉडी में आप ये तो जानते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट है. इसीलिए तो जो है ब्लड बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हो पा रहा है. अगर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है तो कैसे होगा? हमारा हार्ट 4 चेम्बर्ड है ना, उसी की वजह से. बीइंग मोर ब्रीफ, लेट अस से, जैसे कि वैसे तो ये हायर क्लासेस में आता है बट थोड़ा मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ अभी. प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में हमने अभी बात की थी कि जो 6 to 8% बचता है, 90 to 92% वाटर होता है, बट उसके अलावा 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं. तो उसके अंदर ही होता है एल्बुमिन्स. नाउ दे हेल्प इन मेंटेनिंग दी ऑस्मोटिक बैलेंस. ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब जो स्टेट है, जो फ्लूइडिटी है वो मेंटेन रहे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं. मेक श्योर दैट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, उसका प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो जब ये फ्लो कांस्टेंट रहेगा, बीच में बिना किसी मिक्सिंग के प्रॉपरली होता जाएगा, तो ऑब्वियसली यार टेम्परेचर तो फिर तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा ना. एक तरफ, दोनों तरफ से बराबर चल रहा है तो इक्विलिब्रियम तो मेंटेन रहेगा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फेवरेट है. मतलब कि यहाँ पे आके, मतलब यहाँ तक समझ भी जाते हैं फिर हमें आके फंस भी जाते हैं. ऐसा क्या टॉपिक आ गया हार्ट. अरे बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है. अभी हम 10 मिनट में हार्ट समझ लेंगे बिल्कुल आसान भाषा में अपना. चल, सो लेट्स स्टार्ट. हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन एज बिग एज अ फिस्ट. मुट्ठी, बंद मुट्ठी होती है ना, बस उतने साइज़ का छोटा सा प्यारा सा दिल है हमारा. ओके, अब इस हार्ट का काम क्या है? बहुत ही प्यारा सा काम है, ये हमें ज़िंदा रखता है. ये हार्ट जो है ना हमारा, ब्लड पंप करता है हमारी पूरी बॉडी को. बहुत ही प्यारा नेक काम कर रहा है हमारा दिल. ठीक है, अब कैसे कर रहा है यार, ये भी तो पता होना चाहिए ना. कर कैसे रहा है इतना प्यारा काम ये? तो चलो पता करते हैं. अब इस हार्ट के पास ना कंपार्टमेंट्स होते हैं. इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? चेम्बर्स. अभी चेम्बर्स क्यों होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होता है. कैसे? हार्ट की वजह से, क्योंकि हार्ट ने डिफरेंट चेम्बर्स बना रखे हैं यार. डिफरेंट मतलब होता है ना, अथॉरिटीज़ बना देते हैं. हम एक डिवीज़न कर देते हैं कि भाई ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारे डिपार्टमेंट का है, काम तुम्हारे डिपार्टमेंट का, अब तुम लोग संभालो. तो वही वाला काम कर दिया हार्ट ने ना. 4 चेम्बर्स बना लिए. अब इन चेम्बर्स ने इसने डिफरेंट अथॉरिटी, डिफरेंट वेन को दे दी, डिफरेंट आर्टरी को दे दी, तो उसे अब वो निभानी है. अब वो क्योंकि चेम्बर्स में डिफरेंट अथॉरिटीज़ डिवाइड हो गई हैं, तो इसी से हमारी बॉडी में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती. ओके, अब थोड़ा इन चेम्बर्स के बारे में पढ़ लेते हैं पहले हम. सो लेट्स मूव ऑन. द अपर 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर नोन एज एट्रियम. ओके, अपर 2, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम. 2 एट्रियम, दोनों साइड एक एक ऊपर. और ऐसे ही 2 नीचे वाले चेम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, तो अब इसमें भी डिफरेंस आते हैं. सबके पास 4 चेम्बर हार्ट नहीं होता. अकॉर्डिंग टू सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैज़ डिफरेंट मॉडिफिकेशन इन सर्कुलेटरी सिस्टम. जैसे कि फिशेज यानी कि पाइसेस जो क्लास होती है हमारी, उनके पास 2 चेम्बर हार्ट होता है. 2 चेम्बर में क्या आता है? एक ऑरिकल होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है, जहाँ पर जो ब्लड है ना इज पंप टू द गिल्स. ठीक है, अब देखो वो आया,
एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल, और वो गिल्स में चला गया, और वहाँ से गिल्स ने क्या किया, वो डायरेक्टली बॉडी में पंप कर दिया, वहाँ से फिर वो वापस हार्ट में नहीं आया, ब्लड जो है हार्ट में पहुँचा, हार्ट से गिल्स में, और गिल्स ने फिर बॉडी में पास आउट कर दिया, और ये साइकिल जो है रिपीट होती रहती है। तो इसीलिए पाइसेस फिशेज में होते हैं ओनली 2 चेम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्लास, जो कि हमारी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब ये अलग है, इन्होंने कहा हम थोड़ी मॉडिफिकेशन शो कर देते हैं, ठीक है भाई। तो इनके पास आ गया 3 चेम्बर्ड हार्ट। अब 3 चेम्बर में क्या आया, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। ओके, क्यों 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल ही क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो देखो राइट एट्रियम होता है, वहाँ पे आता है आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल आता है वहाँ पे आता है आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेंट्रिकल है, एक ही तो वेंट्रिकल है, अब वहाँ पे जाके ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, मतलब इधर से तो सेपरेट हो क्या है, एट्रियम में तो सेपरेट हो क्या है, लेकिन वेंट्रिकल में जाके फिर से वही मिक्स हो गया, तो इसीलिए 3 चेम्बर्ड हार्ट। अब बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स का, क्रोकोडाइल। इसने बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन शो कर दी अपनी क्लास में। ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है इसके पास, जैसे कि हमारे पास होता है। क्रोकोडाइल is a member of class reptiles still having 4 chambered heart, so this becomes important. क्रोकोडाइल के साथ साथ इसी क्लास में एक और आता है टर्टल्स। टर्टल्स के पास भी जो होता है आपका 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, सो दीज 2 आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस। मूविंग ऑन फर्दर, वी हैव द क्लासेस मैमल्स एंड एव्स। एव्स मानी बर्ड्स, और मैमल्स उसमें हम आते हैं ह्यूमन बींग्स। हमारे पास होता है 4 चेम्बर हार्ट, रॉक, वी रॉक। ओके, सो 4 चेम्बर हार्ट में क्या है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। एज पहले भी बता चुके यार, प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी हमारी, बहुत मतलब अलग अलग फंक्शनिंग है, सारा काम हमने ना डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, बिल्कुल मिक्सिंग नहीं होने देनी है, बिल्कुल भी मेंटेन करना है ना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। हाइबरनेशन में तो जाते नहीं हम, जैसे विंटर्स में लिजर्ड्स जाती हैं, जाते हैं हम हाइबरनेशन में, नहीं जाते ना, इसीलिए क्योंकि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। Okay, so now you can see this diagram on the screen. This diagram will help you explain this better. कैसे बेटर एक्सप्रेशन है, देखो आपको इधर लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा होगा, रेड वन शोज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू वन शोज दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पर्पल वन शोज दी मिक्स्ड ब्लड। पहला है फिशेस यानी पाइसेस, अभी बताया था 2 चेम्बर्ड हार्ट है ना। ये देखो, एक है आपका ये और सॉरी एट्रियम, और दूसरा आपका वेंट्रिकल। तो दिस इज व्हाट इज एट्रियम से ब्लड गया, फिर ये कैपिलरीज में, ये ब्लू वाला ऑक्सीजनेटेड है ना, इसीलिए ये वेंट्रिकल से गया कैपिलरीज में, गिल सर्कुलेशन, फिर ये कैपिलरीज से आगे आपका वापस से कैपिलरीज है, वेन से यहाँ पर ये इन्होंने वेन से आर्टरीज में जाएगा, ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो गया। ये रेड वाली आपके एओर्टा है, ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। So this is what is in fishes, 2 chambered heart. Okay, moving on further to amphibians and reptiles. इसके अंदर देखो 3 चेम्बर्स दिख रहे हैं ना आपको, ब्लू वाला आपका क्या है, राइट एट्रियम, रेड वाला लेफ्ट एट्रियम, और ये पर्पल वाला जो है ये है आपका वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल है, बताया था ना कि इधर आपका इधर राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड आएगा, और वेंट्रिकल में जाके दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो वहीं यहाँ पर हुआ है, इधर से ब्लड आया,
इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपका लेफ्ट एट्रियम में, इधर से ये वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से यार इसने सर्कुलेट कर दिया पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया, कैपिलरीज के थ्रू फिर वेन की फॉर्मेशन हुई, और ये फिर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ब्लू वाला, ये पहुंच गया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से वो वेंट्रिकल में गया, और ये वाला यहाँ से वेंट्रिकल ने कहाँ पंप कर दिया भाई, गिल्स में भी तो पंप करेगा, एक ही तो वेंट्रिकल है, उसे दोनों काम करने हैं इस केस में, बॉडी को भी पंप करना और गिल्स को भी, सॉरी गिल्स नहीं, लंग्स को या मॉइस्ट स्किन जैसे भी रेस्पायर करते हैं, क्योंकि डिफरेंट होता है ना इनके, इसमें लंग्स से भी करते हैं, स्किन से भी करते हैं, क्यूटिकल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, तो उसके थ्रू ही रेस्पायर करते हैं, तो जो भी इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वहाँ पर जाता है, और इसी तरह से इनकी फंक्शनिंग होती है 3 चैम्बर हार्ट के थ्रू। अब आती है हमारी बारी फिर से बर्ड्स एंड मैमल्स में, ह्यूमंस में 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट में आते हैं आपके 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स की बात करें तो ये क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड है ना, तो यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो रही ना, देखो पर्पल कलर नहीं दिख रहा ना यहाँ पर, बिल्कुल भी पर्पल कलर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो दिस बिकम्स द 4 चैम्बर हार्ट ऑफ आवर बॉडी। Moving on further, we'll now discuss about a cardiac cycle. कार्डियक साइकिल में क्या आता है यार, कार्डियक साइकिल क्या है? अब कार्डियक साइकिल है जो ब्लड फ्लो कर रहा है हमारे हार्ट में, कैसे कर रहा है, कैसे राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, कौन से चेम्बर से कौन से चेम्बर में जा रहा है, कैसे बॉडी से ब्लड हार्ट के पास आ रहा है, और कैसे हार्ट से ब्लड बॉडी के पास जा रहा है। तो अब हम ये पढ़ते हैं। सो वेरी सिंपल, पहले हम इसका टेक्स्ट रीड करेंगे जो कि हमने लिखा है, ये सामने स्लाइड पे अवेलेबल है। उसके बाद हम इसको डायग्रामेटिकली भी समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है, 2 वेन्स हैं, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। Superior vena and inferior vena cava brings deoxygenated blood from the upper and lower body respectively and drains it into the right atrium of the heart, and while it expands while collecting the heart. क्या मतलब था इसका? देखो, जो सुपीरियर वेना कावा है वो कहाँ से ब्लड लाएगी? अपर बॉडी से। अपर बॉडी कहाँ से? यानी कि ब्रेन और जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स, आईज, नोज, ईयर्स, जो भी अपर बॉडी में आते हैं, हार्ट लेवल से अपर पूरा अपना लगा लो, तो वहाँ से। और इन्फीरियर वेना कावा हमारी लोअर बॉडी पार्ट से, लेग्स, लो अब्डोमेन, स्टमक, यहाँ से कलेक्ट करके लेके आएगी और कहाँ ड्रेन कर देगी इसे? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम क्योंकि ब्लड कलेक्ट कर रहा है तो उस वक्त वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है और एक्सपैंड कर रखा है। भाई उसे ब्लड कलेक्ट करना है ना, तो अपनी वॉल्यूम तो बढ़ानी पड़ेगी, तो वो आराम से फैल के बैठा हुआ है, रिलैक्स कर रहा है। ओके, ब्लड आ गया, ब्लड कलेक्ट कर लिया उसने। अब क्या करेगा? आफ्टर कलेक्टिंग द ब्लड, the right atrium contracts, the blood flows to the right ventricle as it dilates, and from there it is taken up by the pulmonary artery. Okay, blood collect कर लिया उसने, ब्लड कलेक्ट कर लिया बैठ के। अब वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो फ्लो करेगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल भी ऐसे ही बैठ के पहले ब्लड कलेक्ट करेगा, और उसके बाद क्या होगा? हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन ले लेगी? हमारी पल्मनरी आर्टरी।
Pulmonary artery will take up the blood from the right ventricle and take it where? It will take the blood to the lungs. अच्छा, मेन चीज मैं बताना भूल गई, आई एम सॉरी. ये कौन सा ब्लड लेके आई सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी पार्ट से लेके आई है हार्ट के पास. ओके, सो राइट एट्रियम में पहले कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड. वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसने राइट वेंट्रिकल को दिया है, और deoxygenated blood is taken by the pulmonary artery to the lungs for the oxygenation. Okay, now अब ये पहुंच गया lungs के पास. From the lungs the oxygenated blood is taken up by the pulmonary vein and delivered to the left atrium of the heart. ऑक्सीजनेशन के बाद लेके गए थे ना ब्लड को, तो वहां से ऑक्सीजनेशन तो हो गई. ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कौन ले आएगी? लंग से पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन जो है हमारी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी और उससे लाकर डिलीवर कर देगी लेफ्ट एट्रियम को कि लो भाई अपना काम हो गया, हमने इसको ऑक्सीजनेटेड करा दिया, बाकी का काम आप संभालो. ठीक है, ये भी वही काम करेगा. पहले ब्लड कलेक्ट कर रहा है ना, तो ये भी रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, रिलैक्स करेगा भाई ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ ब्लड, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ट्रांसफर करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में. ओके, सो एज द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ से अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा? अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. भाई उसने ब्लड ले लिया, अब वो भी तो आगे ट्रांसफर करेगा ना. अब ये किसे देगा? ये जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये कौन ले लेगी? अयोटा. अयोटा अयोटा इज द मेजर आर्टरी विच will supply this blood to the entire body, all the body parts, to each and every cell. Aorta further divides into arteries which will supply blood to all the body parts. When the left ventricle contracts, blood is taken up by the aorta which transports the oxygenated blood to all the body parts. अब इसके आगे क्या होगा? बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंच गया. अब फिर से वही होगा. अब वहाँ से फिर से वेन्स जो होंगी हमारी, वो वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कनेक्ट कर लेंगी. सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, फिर से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज से लेके आ जाएंगी वापस हार्ट के पास. वेना कावा लेके आएगी वापस हार्ट के पास, फिर से वही साइकिल शुरू हो जाएगी, और फिर से ये साइकिल रिपीट होती रहेगी. ओके, so then the deoxygenated blood from tissues is brought back to the heart by the vena cava, and this cycle keeps on repeating as is known as cardiac cycle. चलो एक फ्लो में करते हैं सिंपल सा डायग्राम के साथ. अगर कोई डाउट रह गया है, नहीं समझ आया, तो डायग्राम के साथ जब हम डिस्कस करेंगे अभी, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और 2 मिनट में. ओके, नो वरीज. देखो यहाँ पर ये डायग्राम है, ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है. मैंने कोई डायग्राम नहीं लिया है, जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है वही डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. वेरी सिंपल. वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वी कैन सी दिस. वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी एंड वेना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी. ये 2 ओपनिंग्स है. ये कहाँ खुल रही हैं? एरो दिखा रहा है ना, राइट एट्रियम में. दिस इज, सो दीज 2 आर ब्रिंगिंग ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम. अब ये जो ब्लड है हमारा राइट एट्रियम से जाएगा कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में. ओके, राइट वेंट्रिकल में गया. राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? कौन ले लेगी? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर कहाँ जाएगी? लंग्स के पास. लंग्स के पास से जाएगी. लंग्स के पास क्यों लेकर गई? ऑक्सीजनेशन के लिए. वहाँ से ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर आएगी लंग्स से? पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर आएगी? लेफ्ट आर्टरियम में. लेफ्ट आर्टरियम से उसके बाद ब्लड जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ले लेगी अयोटा. अयोटा, और अयोटा सप्लाई कर देगी पूरी बॉडी में. ओके, वंस मोर. सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा ब्रिंग्स द ब्लड टू द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से ब्लड ले लेगी पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी इस ब्लड को लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए. वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी पल्मोनरी वेन, और उससे ड्रेन कर देगी लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कलेक्ट करेगी अयोटा, और उसे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. ओके,
बस इसको ऑर्डर को याद रखना है, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा। बस ये याद रखना, और ये याद रखना है कि जो राइट साइड है इट मेनली इट डील्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करती है। जो ब्लू में पार्ट है वो सारा जितना भी है वो डीऑक्सीजनेटेड का है, और जो ये येलोइश पार्ट है ये आपका क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्ट। एक और यहाँ पर जो है देखो, सेप्टम द डिवाइडिंग वॉल, ये सेप्टम जो रेड में है ये ब्रॉड हो रही है, ये क्या है, ये इन चेम्बर्स को डिवाइड करती है। सो दिस इज सेप्टम द डिवाइडिंग वॉल विच ब्रॉडेन्स एट द बेस विच इन द प्लेस ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। एक बार आप खुद से रीडिंग दोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड इसका एक बेसिक सा जो इजी वे है ना, उसका ये है कि लिखना होता है ना, जब आपको एग्जाम में बोर्ड में लिखोगे तब तो आपको फुल सेंटेंसेस में लिखना पड़ेगा, लेकिन याद करने के लिए ना इसे फ्लो चार्ट में लिख लो, फ्लो चार्ट में लिख लो, बहुत आसान हो जाएगा। और उससे भी अगर आपको फ्लो चार्ट से नहीं हो रहा है तो बेसिक सा सिंपल सा डायग्राम है, मैंने जब 10th में किया था तो यही ट्रिक अपनाई थी। डायग्राम को याद कर लो, ये एरोज बना लो, बस ये एरोज बना के डायग्राम बनाना, एक बार डायग्राम की लर्निंग कर लो, उसके बाद आप हार्ट ये कार्डियक साइकिल कभी नहीं भूलोगे। एक बार ये कार्डियक साइकिल आपको ऐसे फ्लो चार्ट से या डायग्राम से जैसे आपको कंफर्टेबल हो ऐसे कर लो, कभी नहीं भूलोगे उसके बाद आप। और उसके बाद एक नॉर्मल रीडिंग दे दो अपनी एनसीईआरटी की, या फिर ये जो नोट्स हैं ये आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप इन नोट्स से भी ये कार्डियक साइकिल जो है आप रीड कर सकते हो, विच इज़ गिवन इट पॉइंट्स इन ऑर्डर। उसके इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आई कैन गारंटी यू डैट। ओके, ये एक और डायग्राम है, ये भी आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या शो कर रहा है, सर्कुलेशन। देखो ये क्या है, ब्लू वाला पार्ट, फिर से वेना कावा लेके आ रही है ब्लड, कहाँ लेके आई, राइट आर्ट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ गया ये, राइट वेंट्रिकल में, एंड वहाँ से फिर ये ब्लड गया लंग्स के पास पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, वहाँ से पल्मोनरी वेन ने कलेक्ट किया, वो लंग्स के पास आया, पल्मोनरी वेन से लंग्स कलेक्ट किया और वो कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। ओके, एंड उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा ले लेगी यार, फिर से बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगी। ये आपकी कैपिलरीज है, देख रहे हो ना, ये एक ही होती है आर्टरी और वेन। ये वेन जो आ रही है आपकी, ये डिवाइड करती है, वेन बनती है, कैसे बन रही है, देखो ये आर्टरी आ रही है आपके अयोटा, ये यहाँ से इसने छोटे छोटे ये डिवाइड कर ली ना कैपिलरीज। ये क्यों किया इसने, ताकि ये जो ब्लड है ना ये ईच एंड एवरी सेल के पास जा सके, इनके बीच में यहाँ पे डिफ्यूजन हो सके इनके बीच में। अब इन ब्लड वेसल के बाहर भी तो सेल होंगे, वहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं चाहिएगा ना यार, इन्हें ब्लड नहीं चाहिए, इनके अंदर सेल्स हैं, तो ये इतनी छोटी होती है आरबीसी के साइज की, ताकि हर एक के पास जो है सेल के पास, टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुँचे, ऑक्सीजन की एफिशिएंट सप्लाई हो, इसीलिए। और फिर ये कैपिलरीज ज्वाइन कर जाएंगे और फॉर्म कर देंगे वेन, क्योंकि वहाँ से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लेके जा रही है ना ऑक्सीजनेशन के लिए, तो इसीलिए। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। एंड एक थॉरो रीडिंग दोगे आप, रिवाइज करोगे, उसके बाद इट्स गोना बी वेरी इजी, बहुत ईजी है। सिर्फ ऑर्डर याद करना आपको, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, वहाँ से लंग्स, उसके बाद आपका आता है पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा, सिंपल। ओके, नाउ देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर नीड टू बी केप्ट इन माइंड। कार्डियक साइकिल तो हमने पढ़ ली, बट इससे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें पता होने चाहिए। ओके, सो पहला है द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउज हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बताया था ना कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो कैसे होता है, जब हर सेल को एफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, और एफिशिएंट हाई सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, कैसे, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना यार कि हाँ ये जो ब्लड आ रहा है इसके पास जो हीमोग्लोबिन है उसके पास ऑक्सीजन, और ये जो ब्लड है इसके पास हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, हमें नहीं चाहिए, वो रेस्पायर कर दे हैं,
और जो हमें चाहिए ऑक्सीजन वो दूसरे आरबीसी के पास है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं है, तो हाई एफिशिएंट स्मूथली सब कुछ काम कर रहा है. ओके. सेकेंड पॉइंट, दिस इज सेपरेशन इज नेसेसरी फॉर एनिमल्स विच रिक्वायर कॉन्स्टेंट एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. मेंटेन करेंगे बॉडी टेम्परेचर, वही एक्सप्लेन किया मैंने. एनर्जी चाहिए ना भाई, एनर्जी के बिना कैसे बात चलेगी. एनर्जी चाहिए, वॉकिंग, एवरीथिंग वी नीड एनर्जी. तो जब वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उससे हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है. ऑक्सीजन डीऑक्सीजेटेड ब्लड अलग है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. ओके. नाउ कम्स दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन. साइकिल तो एक है, इसके अंदर एक बार फ्लो हो रहा है, पूरी एक साइकिल है, तो डबल सर्कुलेशन क्या आता है. सो लेट्स रीड. When the blood travels to the heart twice in one complete cycle, this type of circulation is called double circulation. This type of circulation is called double circulation. क्या मतलब था इसका? चलो, इसका मतलब था कि देखो, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा कहाँ लेके आई ब्लड को? हार्ट में. ठीक है, लेके आई ना. वो कहाँ लेके आई? राइट एट्रियम में. वहाँ से वो गया राइट वेंट्रिकल में, और फिर उसने हार्ट को छोड़ दिया. वो ब्लड हार्ट से एग्जिट कर गया. कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया. ये हो गया एक बार, पहली बार एंट्री ली ब्लड ने हार्ट में. उसके बाद लंग्स से दोबारा एंट्री भी तो लेगा ना लेफ्ट एट्रियम में. पल्मोनरी वेन के थ्रू वो दोबारा एंट्री लेगा ब्लड हार्ट. ठीक है, लेगा ना दोबारा एंट्री. देखो, लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये दोबारा ब्लड को छोड़ेगा ना ब्लड हार्ट को दोबारा से थ्रू दी आयोटा. देखो दोबारा से, पहले क्या हुआ, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा लेके आई ना ब्लड हमारे हार्ट के पास पहली बारी. वो गया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर पल्मोनरी आर्टरी से लेके चली गई लंग्स के पास. राइट वाली साइड से आके निकल गया ब्लड. फिर लेफ्ट वाली साइड में दोबारा है ना ब्लड लंग्स से. लंग्स ने उसे ऑक्सीजनेट करके भेजा हार्ट के पास कि लो भाई इसे बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दो. मैंने इसके ऑक्सीजनेशन हो गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योरीफाई मैंने कर दिया है, अब तुम इसे पहुंचाओ बाकी बॉडी पार्ट्स तक. तो ये काम हार्ट करेगा. तो फिर उसने लंग्स ने हार्ट के पास भेजा ब्लड अपना पल्मोनरी वेन के थ्रू. वो फिर से एंटर किया ब्लड हार्ट में. वहाँ से वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा से लेके चली गई. फिर वो ब्लड को पंप करना तो वो फिर से हार्ट से एग्जिट कर गया. तो एक ही साइकिल में जहाँ पर ब्लड ने दो बार हार्ट में एंट्री ली, वन इंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने ली राइट एट्रियम में, और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने ली लेफ्ट एट्रियम में. इसका मतलब होता है डबल सर्कुलेशन. When the blood travels through the heart twice in one complete cycle, this type of circulation is called double circulation. Okay? एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, एक ही साइकिल में. तभी तो साइकिल पूरी हुई ना यार. पहले ऑक्सीजनेशन हुआ, उसका डीऑक्सीजनेटेड आया, उसका ऑक्सीजनेशन हुआ, फिर बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पल्मोनरी आर्टरी. इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि दिस इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. जितनी भी आर्टरीज है ना हमारी बॉडी में, वो सब क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी करती हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं. बट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास अवे फ्रॉम द हार्ट. और ऐसे ही पल्मोनरी वेन है द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. ये वेन जो है, ये वेन्स क्या करती है? ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. लेकिन वेन एक ऐसी पल्मोनरी वेन, ये एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सबको छोड़ के एक ही वेन है ये. कहाँ? हार्ट के पास लेके जाती है. तो पल्मोनरी आर्टरी ओनली वेन विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर्स में आ सकता है, तो यू शुड बी नोइंग. क्योंकि मोस्टली जो होता है, हो जाती है गलती कि आर्टरी है तो ऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी में एक ऐसी आर्टरी, एक ऐसी वेन है जो फंक्शंस स्विच कर लेती है.
हमारी कार्डियक साइकिल में। ओके, सो डू रिमेंबर दिस। अब देखो ये तो हो गया, बट हमने एक चीज़ नोटिस नहीं की, वो ये कि ब्लड फ्लो कर रहा है यार एक डायरेक्शन में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मनरी वेन से, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा। कभी ब्लड का भी तो मूड करता होगा ना कि नहीं यार आज मैं ऐसे फ्लो नहीं कर रहा, मैं तो आज वापस जाऊँ, मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का, मैं वापस जाऊँगा, बट वो नहीं जा सकता। ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो उसका मूड होता होगा, उसका मूड करता है, तब भी वो नहीं जा सकता वापस। उसने एक बार राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो वो राइट एट्रियम में वापस नहीं जा सकता। ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं जा सकता भाई वो वापस? हो सकता है बैक फ्लो, बिल्कुल हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास उसके लिए भी इंतज़ाम है। क्या इंतज़ाम है? वैल्व्स। वैल्व्स हैं। वैल्व्स जो हैं वो एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट हैं, जिससे क्या होता है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वैल्व ओपन हो जाते हैं और जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है, और जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल के अंदर पहुंचता है ये वैल्व क्लोज हो जाता है कि अब ये ब्लड वापस एट्रियम में नहीं आ सकता, और ये ब्लड जाएगा पल्मनरी आर्टरी में या फिर आपकी अयोटा में। तो वैल्व्स प्रेजेंट होती है, और ये वैल्व सिर्फ एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट नहीं है, वेंट्रिकल के पास भी है वैल्व। इसने ब्लड दिया, अपना जो ब्लड है वो पल्मनरी आर्टरी को दिया, अयोटा का दिया, वहाँ से मन कर गया तो बैकफ्लो का, तो ये वैल्व्स वहाँ पर भी प्रेजेंट है। जैसे ही वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्व खुल जाएगा और ब्लड आपका चला जाएगा पल्मनरी आर्टरी में। वहाँ पे जैसे ही ब्लड पहुँचा ये वैल्व क्लोज, ब्लड कैन नॉट बैक फ्लो। उसके बाद सेम होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में भी वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वैल्व है, वहाँ से ब्लड बैक फ्लो नहीं हो सकता। एक बार एग्जिट हो गया तो हो गया, नो रिटर्न, नो यू टर्न। ओके, तो ये क्रेडिट जाता है वैल्व्स को। Valves are present between the atrium and ventricles to ensure the blood does not flow back towards during their contraction. Okay, now this is something which is important. एक मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होती हैं, यानी कि हार्ट बीट्स माने एक मिनट में कितनी बार ब्लड जो है फ्लो करता है हमारे हार्ट से, कितनी कार्डियक साइकिल होती है एक मिनट में। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज देयर आर 72 हार्ट बीट्स in 1 minute. The heart beats 72 times in 1 minute. 72 टाइम्स धड़कना हमारा दिल एक मिनट के अंदर। स्पीड देख रहे हो, कमाल की स्पीड है। ओके, नाउ दिस इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये इस डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि सिस्टमैटिक और पल्मनरी सर्कुलेशन में हम डिफ्रेंशिएट कर ले कि सिस्टमैटिक क्या है और पल्मनरी क्या है। ओके, ये वैसे तो ये कार्डियक साइकिल ही है, ये एरोज मैंने आपको कहा था ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद कर लो। सो ये डायग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और इससे आपको डबल सर्कुलेशन भी एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगी अगर किसी को नहीं समझ आई है तो। ओके, तो यहाँ पे नज़र दे लो, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। इस स्लाइड में क्या है, कहाँ से शुरू करें? ओके, बॉडी पार्ट्स, राइट एट्रियम से हम शुरू करते हैं, हम वहीं से करते हैं, अपना आसान रहता है भाई हमें तो। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा आपका? राइट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। यही डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। अब ये लंग्स से कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड्स भेजा था लंग्स के पास वो डीऑक्सीनेटेड था, और जो लंग्स ने लेफ्ट एट्रियम के पास भेजा वो ऑक्सीजनेटेड है। अब ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास क्या जा रहा है आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स के पास, एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स तो ऑक्सीजनेशन कर ही रहे हैं, उनके पास तो ब्लड है। लंग्स के अलावा भी तो बाकी बॉडी पार्ट्स को पहुँचाना है, और फिर वहाँ से बॉडी पार्ट्स से राइट एट्रियम के पास वापस पहुँचेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, दिस इज सिंपल कार्डियक साइकिल। हार्ट सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन देखा आपने। एक बार तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री हुई बॉडी पार्ट्स से। ओके, पहली एंट्री राइट एट्रियम में, और दूसरी एंट्री कहाँ पर हुई? लेफ्ट एट्रियम में, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक ही साइकिल में 2 बार हार्ट में एंट्री ले रहा है ब्लड और 2 बार एग्जिट भी कर रहा है। ओके, पहला पॉइंट। एंड दूसरा क्या है इसके अंदर? एक और आप देख सकते हो बीच में इस डायग्राम की एक डॉटेड लाइन है विच इज
showing that it is systematic circulation, pulmonary circulation. पल्मनरी क्या है? पल्मनरी वो सर्कुलेशन है जहाँ पर लंग्स कनेक्टेड हैं. राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया आपका पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और वहाँ से फिर वो लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुई उसकी, वो आया वापस थ्रू पल्मनरी वेन आपका कहाँ पर आया? लेफ्ट एट्रियम में. तो जिस पार्ट में, तो इतना पार्ट जो होता है ना आपका, ये राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम वाला जो प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन. क्यों? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड थ्रू लंग्स. यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का. ओके. एंड देन जो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक का जो सफ़र होता है ना, उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, क्योंकि वहाँ पर आपका ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स और फिर वहाँ से बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम तक पहुँचाया जाता है. इसके अंदर कोई मिक्सिंग कोई ऑक्सीजनेशन प्योरिफिकेशन नहीं हो रही है. बॉडी पार्ट से ब्लड पहुँचाया जा रहा है, वहाँ से ऑक्सीजन दे रहे हैं सेल्स को, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के दे रहे हैं राइट एट्रियम को. तो आई होप इट्स क्लियर बिटवीन वेयर व्हाट इज पल्मनरी सर्कुलेशन, व्हाट इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. कमिंग टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड प्रेशर. एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया है सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर जो आपका आना है ना वो एनसीईआरटी में से ही आना है. एनसीईआरटी क्या है? आपकी बाइबल है, उसे पढ़ो अच्छे से. ओके. तो इसीलिए एनसीईआरटी में जो कुछ भी है वो इम्पॉर्टेंट ही है. तो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि नहीं भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा. यू कांट से एनीथिंग. सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स स्टडी अबाउट ब्लड प्रेशर. What is blood pressure? The force that blood exerts against the wall of a vessel is called blood pressure. Blood pressure. Okay. अब फ्लो कर रहा है ब्लड, उसको भी तो कोई स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो वो भी कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा ना. झरना देखा है? झरने में कैसे स्पीड से पानी गिरता है. वैसे तो पानी है वो, लेकिन तब भी कितनी पावर होती है ना वो झरने में, कितनी शोर होता है, कितना आवाज़ होता है. अब ऐसे ही तो ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी वेसल्स में. हाँ, हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी कोई झरने इतनी बड़ी वेसल्स नहीं है, बट फ्लूइड में फ्लो कर रहा है. तो वो भी तो कुछ, और वो एक वेसल में एक ट्यूब के जरिए बहता जा रहा है, वो भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वॉल पे. तो वो जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है ना वॉल पे, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर. अब ये ब्लड प्रेशर जो है, दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज एंड वेन्स. ऐसा क्यों? आर्टरीज में प्रेशर क्यों हाई होता है, वेन्स में कम? आर्टरीज में प्रेशर इसलिए हाई होता है गाइस, क्योंकि जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बाकी सेल्स को, तो वो स्पीड से जो है फ्लो करता है. वही जो वेन्स में ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं होती, वो सीधा उसका क्या काम है, उसे बस ब्लड लेना है टिश्यू से और जाके दे देना राइट एट्रियम को, लो भाई ऑक्सीजनेशन करके दो इसकी. ठीक है, आर्टरीज को दे देना ऑक्सीजनेशन करके. क्या? तो इसीलिए बस इतना सा काम है, तो उनको कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता. आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट्स व्हाई दे हैव अ हाई प्रेशर. अब आता है दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जिसके अंदर हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, कौन सा 120 होता है, कौन सा 80 होता है. तो दिस कन्फ्यूजन इज नाउ गोइंग टू बी क्लियर. Listen to me for next 2 minutes very clearly. Okay. The pressure of blood inside the artery during ventricular systole or contraction is called systolic pressure. क्या मतलब था इसका? इसका मतलब था गाइस कि जो ब्लड का प्रेशर होता है ना आर्टरी में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन माने जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर अयोटा में ब्लड पंप करता है ताकि वो सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाई जा सके. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. लेफ्ट वेंट्रिकल जब आयोटा में ब्लड पंप करता है तो उस वक्त जो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ना आर्टरी पे, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. अब आप यहाँ पे ये सवाल भी आता होगा कि आपने सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात क्यों की. क्यों मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में इसलिए बात की क्योंकि उन्होंने बोला आर्टरी की वॉल्स पे, आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा कैरी करता है, आर्टरीज करती हैं. पल्मनरी आर्टरी नहीं बोला है यहाँ पे. डू हाईलाइट दिस थिंग,
पल्मोनरी आर्टरी नहीं बोला है, नॉर्मली आर्टरी बोला है, तो हम किन की बात करेंगे? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. सो दैट्स वाई ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. कॉन्ट्रैक्शन माने ये याद कर लो यार, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल माने कॉन्ट्रैक्शन, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर है. और इसकी वैल्यू क्या होती है? 120 mm ऑफ Hg. सिस्टोल ऑब्वियसली हाई कॉन्ट्रैक्शन, हाई प्रेशर इन आर्टरीज, अभी पढ़ा था हमने, तो इसकी वैल्यू हाई रहेगी 120. और जो प्रेशर ऑफ ब्लड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिएक्शन के थ्रू होता है, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. अब जब वो हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है ना, वाल्व्स क्लोज होते हैं, तो कुछ तो प्रेशर है तब भी कि वो ब्लड ब्लैक फ्लो नहीं कर रहा है. तो ड्यूरिंग देयर रिलैक्सेशन ऑल्सो वेंट्रिकल डायस्टोल माने रिलैक्सेशन, उस वक्त भी वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर. इसकी वैल्यू क्या है? 80 mm ऑफ Hg. सो द प्रेशर ऑफ ब्लड inside the artery during ventricular diastole is called the diastolic pressure, which value is what? 80 mm of Hg. Next we talk about the normal blood pressure. What is the normal blood pressure of an individual? Normal blood pressure of an individual is 120 by 80 mm of Hg. अभी पढ़ा ना, सिस्टोलिक की वैल्यू 120, डायस्टोलिक की 80. 120 by 80 लिखते हैं, सिस्टोलिक ऊपर लिखते हैं, डायस्टोलिक नीचे लिखते हैं विद अ स्लैश इन बिटवीन. ओके, 120 by 80 mm ऑफ Hg. दिस इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर. अब ये ब्लड प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है? दिस ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोगायरोमीटर. देखा है ना, वो एक लंबा सा क्यूबॉइडल बॉक्स होता है, उसके अंदर एक ट्यूब होती है, एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, और एक जो होता है क्या कहेंगे हम उसे, एक स्क्रैप होता है, उसे हम हाथ के अराउंड टाई करते हैं, और जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उस बैलून को कॉन्स्टेंटली प्रेस करते रहते हैं. सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पायरोगायरोमीटर एंड दिस इज थ्रू विच ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड. बट अब जो है हम पढ़ रहे हैं वो है कि ब्लड प्रेशर जो है कांस्टेंट थोड़ी ना रहता है. अभी ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी हो जाता है, बहुत से केसेस में हो जाता है. और क्यों होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज? दिस इज ड्यू टू हाइपरटेंशन. हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट इज योर हाइपरटेंशन. क्यों कॉज होता है? आर्टरियल कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आर्टरीज पे प्रेशर आ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, उनके पास वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, बहुत स्पीड से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आर्टरीज रप्चर हो सकती हैं. किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट के अगेंस्ट हो जाएगा, मतलब लिमिट क्रॉस कर जाएगी, तो क्या होगा? नुकसान तो होगा ना. तो जैसे एक लिमिट होती है जिस तक आर्टरीज जो है प्रेशर में सह सकती हैं, उसके आगे वो प्रेशर नहीं सह पाएंगी. तो अगर वो प्रेशर नहीं सह पाएंगी तो क्या होगा? रप्चर हो जाएंगी, दिल ब्रेक डाउन, और वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी तो वहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी. फ्लो जो है, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, वहाँ पर ब्लड की इंटरनली ब्लीडिंग होने लगेगी. बाहर से में दिखाई नहीं देता, इंटरनली ब्लड की ब्लीडिंग होने लगेगी. हाइपरटेंशन में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं. ओके, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो आर्टरीज रप्चर कर जाएंगी, ब्रेक डाउन, विच विल लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग. ओके, सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट ब्लड प्रेशर. आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया है एंड अभी आप इतना ही पढ़िए. दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइज, मोर देन इनफ, आई एम टेलिंग यू. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ब्लड वेसल्स. आर्टरी नंबर 1. आर्टरी carry blood to all body parts, and since the blood emerges out of the heart under high pressure, thus arteries have thick elastic walls. अभी हमने पढ़ा था, ये आर्टरी जो है क्या करती है? बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंचाती हैं, और क्योंकि
वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो वो एक बहुत ही हाई प्रेशर से बाहर निकलता है ब्लड हार्ट से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसीलिए आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती है, थिक होती है, इलास्टिक होती है, बट वो भी एक लिमिट तक, बोला ना एक लिमिट होती है, उसके बाद दे कैन रप्चर। हाइपरटेंशन अभी डिस्कस किया था हमने। एंड सिंस द ब्लड इमर्जेस आउट ऑफ द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर से आता है, तो इसीलिए उनकी थिक इलास्टिक वॉल्स होती है। एज वेन्स कंप्लीटली अपोजिट, वेन्स के पास कोई थिक इलास्टिक वॉल्स नहीं होती। वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, एंड सिंस द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर दे डू नॉट हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। अब वो तो बॉडी पार्ट से हार्ट गैस लेके जा रही है ना, उन्हें किस चीज़ का वो है यार, किस चीज़ की जल्दी, कोई प्रेशर वेशर नहीं है। वो बॉडी पार्ट तो नॉर्मली एक ही स्पीड से कांस्टेंट प्यार से पंप कर रहे हैं ब्लड को, नॉर्मल डिफ्यूजन हो रहा है बॉडी पार्ट्स और ब्लड के बीच में, उसने प्यार से दिया, वो लेके जा रहा है धीरे धीरे, कोई किस बात की टेंशन है, जा रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए उसको किसी थिक वॉल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर भी वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज के पास वेल्व्स नहीं होते, वेन्स के पास वेल्व्स होते हैं, ये भी फ़ायदा है। क्यों? वही वाली बात, ब्लड एक डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। अब प्रेशर से तो एग्जर्ट नहीं हो रहा ब्लड, लेकिन ब्लड का मूड बदल गया, वो वापस से डिफ्यूजन करने दिखाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाए। तो इसीलिए वेल्व्स इंश्योर करते हैं कि वेल्व्स आर प्रेजेंट इन आर्टरीज। वेन्स हैव वेल्व व्हिच इंश्योर फ्लो इन वन डायरेक्शन। Okay, moving on to next point. On reaching the tissues, artery divides further, forming capillaries to reach out every cell. Capillaries have one cell thick walls, and exchange of substances occur through this thin wall. Capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ. अब ये जो मैं ये 3 पॉइंट्स पढ़े, इनका मतलब क्या था, चलो समझते हैं। इनका मतलब था यार, जब आर्टरी जो होती है ना हमारी टिश्यूज़ के पास पहुंच जाती है, तो वो डिवाइड कर जाती है, और पतली पतली ना वो आर्टरी, अगर स्ट्रॉ जितनी, समझ लो एक एग्जांपल दे रही हो, स्ट्रॉ है ना आर्टरी का साइज़, वैसे तो इससे काफ़ी मोटी है, बट फॉर एग्जांपल ले लो, कंसिडर इट स्ट्रॉ, तो वो स्ट्रॉ से भी पतले 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 बहुत ही पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। कहाँ तक? ताकि वो एवरी सेल, हर एक सेल तक पहुँच सके, लेकिन इतनी भी पतली नहीं, वन सेल थिक वॉल होती है। वन सेल माने उसके अंदर एक सेल तो आराम से ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्ट्रॉ वाला दिया था, बट दैट्स द एक्चुअल साइज ऑफ कैपिलरी। ठीक है, तो कैपिलरीज हैव वन सेल थिक वॉल्स, बहुत ही थिक होती है उनकी वॉल, लेकिन पतली होती है, डिवाइड कर जाती हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये पतली होती हैं, थिन होती हैं, इनकी वॉल्स थिन होती हैं, वन सेल के जितनी इनकी जो है डायमीटर है, उसके बाद ये थिन वॉल होती हैं, तो इसके लिए इनके थ्रू सब्सटेंस का एक्सचेंज ना बहुत आसान हो जाता है। पतली पतली वॉल्स होती है, बताया ना, बहुत ही पतली होती है, बहुत ही पतली, उनकी वॉल्स भी बहुत थिन होती है, तो इसलिए इनके थ्रू सब्सटेंस का एक्सचेंज ईजिली डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। आसानी से ऑक्सीजन देंगे उनसे, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से ले लेंगे चुटकियों में। ओके, और वापस अब आर्टरीज ने डिवाइड किया, कैपिलरीज बनी, अब इन कैपिलरीज ने एक्स सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन हुआ, अब इस कैपिलरी के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब ये क्या करेंगी, ये कैपिलरीज वापस से जुड़ जाएंगी, वापस से एक होने लगेंगी, और ये एक होके क्या फॉर्म कर देंगी, वेन फॉर्म कर देंगी, और ये वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वेन को दे देंगी, और वो वेन क्या करेगी, ऑर्गन से दूर लेके जाएगी हार्ट के पास। बस खत्म कहानी, इतना ही था। अब ये डायग्राम है टू एक्सप्लेन, अगर समझ में नहीं आया है तो इस डायग्राम को फिर करो, इट्स गोना बी इजी। देख रहे हो रेड एरो एट द टॉप, दिस इज द रेड वन इज द आर्टरी, ये रेड एरो शो कर रहा है दैट इट इज ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट। अब ये रेड जो है आर्टरी डिवाइड कर गई ना, आगे देखो मोटी है, और फिर ये कितनी पतली पतली उनमें डिवाइड करेगी कैपिलरीज, इन कैपिलरीज के बीच में देखो स्पेसेस है, एक नेटवर्क बना लिया नहीं इन्होंने, अब इनके बीच में स्पेसेस है, यहाँ पर सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे यार, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, उन्हें एनर्जी चाहिए ना अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उन्हें एनर्जी देंगे हम, तो उन्हें एनर्जी कैसे मिलेगी, जब उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, और उन्हें ऑक्सीजन ऐसे मिलती है, ये कैपिलरीज की वॉल थिन है, तो अब इन स्पेसेस के बीच में आसानी से डिफ्यूजन हो जाएगा, वो ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इससे दे देंगे, फिर ये कैपिलरीज क्या करेंगी, ये फिर से एक हो जाएंगी, क्योंकि इनका सब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा,
तो ये कैपिलरीज देखो फिर एक होने लग गई हैं, एक हुई और ये क्या बना दिया इन्होंने, वेन बना दी है वापस से। ब्लू वाली क्या है, वेन है। तो ये ब्लू वाली वेन, फिर ये ब्लू एरो देखो आप ऊपर, ये अब कहाँ लेके जाएगी, हार्ट के पास इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। ओके, सो वी कैन से दैट आर्टरी एंड वेन आर कनेक्टेड थ्रू कैपिलरीज। आर्टरी से डिवाइड किया, कैपिलरीज बनी, डिफ्यूजन हुआ, सिंपल डिफ्यूजन, वहाँ से फिर ये चली गई कहाँ पर, कैपिलरीज ने ज्वाइन किया, एक दूसरे फॉर्म किया और फिर ये वेन बन गया। This is what is your blood vessels. This is all about your blood vessels. We finished this another important topic, and now we are left with the last part of our circulatory system, lymph. लिम्फ के बारे में अभी कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम डिटेल में गए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लिम्फ इट सेल्फ मेक्स अप अ लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी होता है ना, वैसे लिम्फ खुद में एक सिस्टम है बहुत बड़ा, तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है। ये दूसरा फ्लूइड है, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। इसका फंक्शन क्या है यार, सारा काम तो ब्लड ने कर दिया, ब्लड ने छोड़ा क्या है, तो अब लिम्फ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी आपको पता चलेगा। लिम्फ को हम और क्या बोलते हैं, लिम्फ को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्यों बोला टिश्यू फ्लूइड, ये भी आपको पता चलेगा, पेशेंस, नेक्स्ट पॉइंट में आपको सब पता चलेगा। थ्रू द पोर्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म लिम्फ। अब क्या होता है, एक्सचेंज और डिफ्यूजन हुआ, अभी बताया था ना कैपिलरीज के थ्रू। अब उसके अंदर क्या होता है, फास्ट प्रोसेस है, तो कुछ अमाउंट, जो थोड़ा सा अमाउंट होता है ना प्लाज्मा का, प्रोटीन्स का जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में भाग जाते हैं धीरे धीरे, दे एक्सकेप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द टिश्यूज, और वहाँ जाके क्या बनाते हैं, लिम्फ बनाते हैं। क्योंकि ये इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं टिश्यूज की, इसीलिए इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ये इंटरसेलुलर टिश्यू स्पेसेस ऑफ टिश्यू में फॉर्म हुआ ना लिम्फ, इसीलिए हम इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलेंगे, फॉर्मेशन इन द टिश्यू। ये बिल्कुल प्लाज्मा की तरह है बट कलरलेस है, इसके पास भी प्रोटीन्स हैं बट प्लाज्मा से क्वांटिटी में कम है, उसके पास अगर 6 to 8% प्रोटीन्स है, इसके पास उससे भी कम है, ठीक है। और प्लाज्मा से सिमिलर है बट कलरलेस है। प्लाज्मा का मैंने बताया था ना स्ट्रॉ येलोइश कलर होता है, बट इसका तो बिल्कुल कलर है, इसके अंदर वो येलोइश कलर भी नहीं है, बिल्कुल कलरलेस ही है। Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces, which join to form large lymph vessels and finally open into large veins. लिम्फ देखो आ गया ना, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर से कैपिलरीज सिस्टम है, मैंने आपको बताया था, ये भी पूरा एक सिस्टम है। तो लिम्फ जो है यहाँ से जाएगा, कहाँ पर पहुँच जाएगा, लिम्फ यहाँ से टिश्यू फ्लूइड से बना, यहाँ से जाके पहुँच जाएगा लिम्फेटिक कैपिलरीज में, इंटरसेलुलर स्पेसेस में से निकल गए और जाके वहाँ पे बड़े वाली लिम्फ वेसल्स को ज्वाइन कर लेगा, और वहाँ से फिर फाइनली इसकी ओपनिंग होंगी लार्ज वेन में, लार्ज लिम्फ वेन। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, ये तो हो गया, बट अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी लिम्फ की, कौन सा ऐसा काम है जो ब्लड नहीं कर पाया, वो हमें अब पता चलेगा। देखो, lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular spaces back into blood। यार जो देखा हमने, आर्टरीज जो हैं, कैपिलरीज जो है वो छोटी छोटी हैं, बट कुछ ऐसे फैट प्रोटीन्स भी तो होते होंगे ना, फैट है, कुछ बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे जो कि हमारी कैपिलरीज कैरी नहीं कर सकती ड्यू टू द स्मॉल साइज, वन सेल थिक है ना, वो तो एक ही सेल पास कर सकता है, लेकिन एक सेल से बड़ा अगर कोई फैट ग्लोब्यूल है जैसे कि लिखा है, उसको कैसे ट्रांसफ़र करें, तो उनको ट्रांसफ़र करने का काम करता है ये लिम्फ। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से इसे कलेक्ट करेगा और कहाँ जाके ड्रेन कर देगा, फ्लूइड में, एक्सेस फ्लूइड को वहाँ से ड्रेन करके उसे लेके जाके ड्रेन करेगा उसे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, जो कि ब्लड में लेके जाएगा, ब्लड से वहाँ पहुँचेगा फिर। तो ये काम कौन परफॉर्म करता है, लिम्फ करता है। Second important point is lymph puts into circulation large protein molecules by carrying them from
tissues into bloodstream which cannot be absorbed by capillaries due to their large size. अभी बताया था ना मैंने, कैपिलरीज का साइज छोटा होता है, वो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे लार्ज ग्लोब्यूल्स को, इसीलिए लिम्फ ने ये काम किया. वैसे सारे काम कर लिए थे ब्लड ने, लेकिन वो फैट ग्लोब्यूल, जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, वो कैरी नहीं कर पाया. उनको अब्जॉर्ब किया, डाइजेस्टेड फैट्स को अब्जॉर्ब किया लिम्फ ने, और उसे वापस से ब्लड में ड्रेन किया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ. आप बस इतना याद कर लो लिम्फ के बारे में. क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इस एक पैरा में से. इसके बाहर से आपका 10th बोर्ड में तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा लिम्फ के बारे में. आगे एक अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा. बस उसके अंदर थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया तो आई एम डैम श्योर आपको वहाँ पर समझ में आएगा. ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया. ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड के किन चीज़ों से बना है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं. ओके, उसके बाद हार्ट के बारे में पढ़ा. डिफरेंट क्लासेस के पास 2 चेम्बर है, 3 चेम्बर है, 4 चेम्बर है, एक्सेप्शन, और हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पढ़ा. देन मूविंग ऑन, हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा. आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उनके डिफरेंसेस भी किए. एंड लास्ट हमने किया लिम्फ. ओके, आपके एनसीईआरटी में ये दिया है. दिस कंप्लीट्स ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर एनसीईआरटी. जो भी आपने अभी यहाँ पर पढ़ा है वो सारा आपकी एनसीईआरटी में से है. एंड इट डज नॉट लीव एनी पॉइंट ऑफ योर एनसीईआरटी, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट. एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर. इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. इट्स ऑल सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स. ओके, सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. In mammals and birds, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood? So, here's the answer to your question. Mammals and birds are warm-blooded animals. This means that they can control their body temperature and do not have to depend on environment for their body temperature regulation. Because of this, birds and mammals require optimum oxidation of glucose, which will be possible with good supply of oxygen. So it's required to have separate deoxygenated and oxygenated blood to supply the required amount of oxygen. Okay, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैमल्स और बर्ड्स जो है वार्म ब्लडेड होते हैं. वी आर वार्म ब्लडेड ना, हम अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और हमें इन्वायरमेंट पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर बाहर ठंड है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे, या गर्मी है उसके अकॉर्डिंग नहीं करते. वार्म ब्लडेड वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज डन ड्यू टू द separation of oxygenated and deoxygenated blood. And how is this done? Birds and mammals require optimum oxidization. Oxidization करते हैं हम ग्लूकोज की energy we require energy for that, and this is possible if we have a good supply of oxygen. Oxidation without oxygen तो हो ही नहीं सकती ना. और ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई कैसे मिलती है? क्योंकि ब्लड सेपरेट है, ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड. प्रॉपर सप्लाई मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीडेशन होगा, प्रॉपर ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी? अगर हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में कमी हो गई तो फिर क्या होगा? तो इसका आंसर आता है, the deficiency of hemoglobin in our body is called anemia. इस डिसीज का नाम होता है एनीमिया, जहाँ पे ह्यूमन में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. इस ऐसे केस में जो ब्लड है, in anemia the blood is unable to carry the sufficient amount of oxygen required by the body, so respiration will be less and less energy will be available to the body. The hemoglobin deficient person will feel weak, pale, lethargic and will be unable to perform heavy physical work. Okay, ऐसे में क्या होता है, एनीमिया जो है कंडीशन है जहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी होती है. जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा? एफिशिएंट सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन की बॉडी के पास.
एफिशिएंट सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा प्रॉपर ग्लूकोज का प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी हमें हमारे सेल्स को टू परफॉर्म फंक्शंस वेल। अभी पढ़ा था सेपरेशन, उसी का सेम रीज़न है, हीमोग्लोबिन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो दिस इज कॉल्ड अनीमिया। और जो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट पर्सन है यानी कि जो अनीमिया से सफ़र कर रहा है, ही विल फील वेरी वीक, पेल, यानी कि पीला पड़ जाता है, कहते हैं ना पीला पड़ गया है, पीला पीला दिखता है, ऐसा हो, तो इसीलिए पेल का मतलब यहाँ पर पीलापन होता है, येलोइश अपीयरेंस होती है बॉडी पे। उसके बाद लेथार्जिक, जल्दी थक जाता है, लाइक उसने 2 मिनट कुछ काम किया और वो थक गया, जल्दी थक जाता है। एंड विल बी अनेबल टू परफॉर्म हैवी फिजिकल वर्क, काम ही नहीं कर पाएगा ज़्यादा। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ इन अ बॉडी। मैंने कहा था ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और आप यहाँ से 3 पॉइंट्स याद कर लोगे, इनफ है, इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। It return tissue fluid from interstitial spaces into the blood. Fat globules कहाँ से, टिश्यू फ्लूइड से इंटरस्टिशियल स्पेसेस ब्लड में ड्रेन करता है। It collect carbon dioxide, waste products and metabolites from tissues by tissue fluid. फिर से वही टिश्यूज से कलेक्ट करता है, टिश्यू फ्लूइड इसीलिए तो है। लिम्फ, या दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है इन डिटेल, और इन डिटेल अभी आपको करना भी नहीं है इसलिए, बट आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फ हैज लिम्फोसाइट्स, WBCs। अब आप बोलोगे WBCs तो उसके अंदर ब्लड में होते हैं, यहाँ पर कैसे आ गए? WBCs ब्लड में भी होते हैं बट WBCs इसके पास भी होते हैं, ये बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फ के पास, जैसे देखो ब्लड के पास क्या है, आरबीसी जो है अबंडेंट है, उसके पास आरबीसी ज़्यादा है, WBCs कम है। लिम्फ के पास क्या है, सारे WBCs हैं, इसके पास आरबीसीज नहीं है, इसीलिए कलरलेस है, आरबीसी बिल्कुल नहीं है। जो कमी वहाँ पर है वो यहाँ पर लिम्फ ने पूरी कर दी है, जो कमी कुछ ब्लड में रह गई वो लिम्फ ने आके पूरी की है यहाँ पर। तो इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी एंड फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करता है? इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, इट प्रोड्यूसेस 2 एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट बी एंड लिम्फोसाइट टी, 2 होती हैं। इसके बारे में आप पढ़ोगे आगे चल के, अभी आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। ओके, सो लिम्फ has lymphocytes, WBCs. The lymph provides immunity to the body and fight against the invading organism. These 3 important points mug up, याद कर लो। वैसे समझ जाएंगे तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे समझ के चीज़, तो आपको रट्टा मारने की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिकली समझो बात को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज हीमोग्लोबिन एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट। Now, transportation of oxygen and carbon dioxide occurs with the help of respiratory pigment hemoglobin. Hemoglobin is a red pigment having very high affinity for oxygen. Oxygen is transported from the lungs to the body cells in the form of oxyhemoglobin, and carbon dioxide is transported from the body cells to the lungs in the form of carbaminohemoglobin. अभी पढ़ा था, देखो अभी हमने बताया था कि जो ब्लड होता है उसके पास आरबीसीज होते हैं, और आरबीसी क्या कंटेन करते हैं, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, यही है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन इज रेड इन कलर, इसीलिए रेड ब्लड सेल्स बोलता है, इसी की वजह से बेसिकली ब्लड का कलर रेड आता है। ओके, अब दिस हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई एफिनिटी, इसको ऑक्सीजन से बहुत प्यार है। ओके, carries maximum amount of oxygen. Now this oxygen is transported from the lungs to body cells in the form of oxyhemoglobin. जब ऑक्सीजन अटैच्ड है ना हीमोग्लोबिन के साथ और वो लंग से बॉडी पार्ट्स लेके जा रहा है, तो किस फॉर्म में लेके जा रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच्ड है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाला जो हीमोग्लोबिन है वो लेके जा रहा है बॉडी सेल से लंग्स के पास, किस फॉर्म में लेके जाएगा, वो लेके जाएगा कार्बामिनोहीमोग्लोबिन के फॉर्म में। Okay, so these are 2 oxyhemoglobin, oxygen carrying hemoglobin
from lungs to body parts. And second, carbaminohemoglobin, carbon dioxide carrying hemoglobin from body parts to the lungs. Okay, moving on to the next question, question number 5. What are the components of the transport system in human beings? What are the function of these components? Components हमने पढ़े 3 है यार, हार्ट, ब्लड और आपका ब्लड वेसल्स. ओके, हार्ट receives and pumps the blood. B, arteries carry oxygenated blood away from the heart to various organs. Veins bring back blood to heart. Capillaries exchange of various material and gases between blood and tissue. Okay, moving on towards the next question, question number 6. Describe double circulation in human beings. Why is it necessary? In mammals and birds, the blood goes through the heart twice during each cycle. This is known as double circulation. बताया था ना, एक ही साइकिल में 2 बार हार्ट में एंट्री लेना. वंस थ्रू राइट एट्रियम वेना कावा, नेक्स्ट थ्रू लेफ्ट एट्रियम पल्मनरी वेन. ओके, this is known as double circulation. Deoxygenated blood which enters right auricle and then it enters the right ventricle from where it is pumped to the lungs for oxygenation. From lungs after oxygenation it comes to left auricle and then enter left ventricles from where it is pumped to various parts of the body. ये फिर से आपकी कार्डियक साइकिल थी जो कि इन्होंने 3 लाइन में उसको सम अप कर दिया. ओके, बट इफ यू वांट डोंट लर्न दिस. अपना नॉर्मल एक फ्लो चार्ट जैसे आपको समझ आता है, जैसे एक प्रॉपर वे है, आप उसी से याद करो. दिस इज टू बेसिकली टेल यू विच आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि क्या पूछा जा सकता है, इसलिए. ओके, तो बेसिकली जस्ट गिव अ रीड. याद आपको करना है कि नहीं आंसर, दैट्स अप टू यू. बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको और इलैबोरेट करके लिखो, तो इट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग. अपनी लैंग्वेज में लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा. Okay, such system of circulation does not allow mixing of oxygenated and deoxygenated blood, which allows efficient supply of oxygen to the blood. Okay, moving on towards the last question. Differentiate between arteries, vein and capillaries. बहुत important है, बहुत important question है. ये क्वेश्चन आता है, रिपीट होता रहता है. आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस. या तो वो आपसे आर्टरी वेन्स में पूछ लेंगे, या आर्टरी कैपिलरी में, या वेन कैपिलरी में. तो आपको इन तीनों में क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए. ओके, पहला आर्टरी. आर्टरीज आर टफ, थिक एंड इलास्टिक ट्यूब्स. बोला था ना, हाई प्रेशर, थिक होगी इसकी वॉल्स, इलास्टिक होगी. वेरएज वेन्स की क्या है, थिन और नॉन इलास्टिक है. उनके पास हाई प्रेशर नहीं है, तो थिन और नॉन इलास्टिक वॉल्स हैं, ट्यूब्स हैं वो. कैपिलरीज, इनकी तो और भी थिन है. बोला था पतली पतली, बिल्कुल पतली पतली. इनकी और भी पतली ट्यूब्स हैं. नाउ आर्टरीज, नैरो ल्यूमेन, मतलब कि ब्रॉड होती हैं, बहुत ब्रॉड. उससे कम होती है फिर वेन्स. वेन्स का इनसे कम होता है ल्यूमेन. ल्यूमेन यानी डायमीटर, कितनी चौड़ी है ये, डायमीटर इनका. ल्यूमेन माने डायमीटर, सर्कुलर इनका रेडियस. उसके बाद कैपिलरीज, क्योंकि वो तो खुद जो आर्टरीज है वो डिवाइड कर गई हैं, तो मतलब ये तो और भी नैरो ल्यूमेन है. जस्ट वाइड इनफ फॉर द रेड ब्लड सेल टू पास थ्रू इट. ओके, आर्टरीज दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स एट अ हाई प्रेशर. पता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी हार्ट से, बॉडी पार्ट से, हाई प्रेशर पर. वेन्स, वेन्स क्या करेंगी, वेन्स जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस ऑर्गन एट लो प्रेशर. कम प्रेशर है वेरियस ऑर्गन से हार्ट के पास लेके जाएगी. और कैपिलरीज क्या करेगी, कैपिलरी दे कैरी ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज टू द वेन्स. आर्टरीज से, आर्टरीज के डिवीजन से बनी कैपिलरीज, और कैपिलरीज से ज्वाइनिंग से बनी वेन. तो एक तो भी से कैपिलरीज कैरी ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू वेन. ओके, आर्टरीज के पास वाल्व्स नहीं होते, दे डू नॉट हैव वाल्व्स, whereas veins have valves to prevent backflow of the blood. Capillaries, they do not have valves as same arteries इन्हें भी नहीं जरूरत. Arteries, they transport only oxygenated blood except for pulmonary artery. बोला था ना, very important.
Veins, they transport only deoxygenated blood except pulmonary vein. And capillaries, they exchange oxygen, carbon dioxide, water, salts between the blood and the surrounding tissues. ये जो कैपिलरीज है तो डिफ्यूजन का काम करती है, एक्सचेंज का बताया था, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट्स जो है ब्लड और सराउंडिंग टिश्यू में थ्रू डिफ्यूजन. ओके, एंड नाउ हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन. हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं, सारे और टॉपिक्स जो थे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के वो भी डिस्कस किए हैं, इन डिटेल डिस्कस किए हैं. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो एंड आपको समझ में आया हो. जो नोट्स हैं वो आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. एंड थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन, इसको अटेंड करने के लिए. Going to be back very soon with another interesting topic for you guys. Till then, tata, bye bye.